हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाली यूनिट से यूजीसी नेट मैनेजमेंट 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस को। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर ये आप सबके लिए होने वाला है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवर स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, डैश यूजुअली हैव इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज सेल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट्स टेंड टू हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप टू देयर अवेलेबिलिटी। चार ऑप्शंस आपको दिए गए थे, कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स एंड अनसाउट गुड्स। आपको बताना है ऐसी कौन सी गुड्स होती हैं जिनमें इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होता है और इन प्रोडक्ट्स की जो सेल है वो उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए, मार्केटिंग का बहुत ही आसानी सवाल है। राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स वो गुड्स होती हैं जो हम डेली बेसिस के ऊपर अपने लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, स्पाइसेस, राइट, सॉल्ट, शुगर। तो ये जितनी भी गुड्स होती हैं इनको हम कन्वीनियंस गुड्स बोलते हैं और इनकी जो सेल है वो उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है और इसलिए कंपनीज यहाँ पर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी को फॉलो करती हैं, यानी कि जहां भी संभव हो सके वहां तक इन प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, हर जगह पर इन प्रोडक्ट्स को उपलब्ध करवाना, इस स्ट्रेटजी को हम इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। राइट। तो ये कंसेप्ट हमारा क्लास में कवर था, बहुत ही आसान सवाल था, इसको आप आसानी से एग्जाम्स में कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, entrepreneurs who are characterized by refusal to adopt opportunities and make changes in production systems even if it affects the return of the organization are called। आपसे पूछा गया है कि ऐसे कौन से एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो चेंज को अडॉप्ट नहीं करते हैं, अपने प्रोडक्शन सिस्टम्स को चेंज नहीं करते हैं इवन इफ उनकी जो रिटर्न है वो इफेक्ट हो रही हो। ऑप्शन थे आपके, ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स, फेवियन एंटरप्रेन्योर्स, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स या फिर लाइफ टाइमर्स एंटरप्रेन्योर्स। तो इसका देखिए सही जवाब हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड दैट इज ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो चेंज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, अपने प्रोडक्शन सिस्टम्स को, प्रोडक्शन मेथड्स को चेंज नहीं करते, जैसा चला आ रहा है वैसा ही चलने देते हैं, राइट, इवन इफ उनकी रिटर्न इफेक्ट हो रही हो, राइट। तो देखिए ये कंसेप्ट भी आपका क्लास में कवर था, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आपको करवाए गए थे। क्लेरेंस डेनहॉफ की एक क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की, जिसमें उन्होंने चार टाइप के एंटरप्रेन्योर्स दिए हुए हैं, जिनमें से दो होते हैं फेवियन एंड ड्रोन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। देखिए, ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने प्रोडक्शन मेथड्स को चेंज नहीं करते हैं, इवन इफ उन्हें लॉस हो रहा हो वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मेथड के साथ ही चलते रहते हैं। और यही लैंग्वेज आपके एग्जाम में जो है वो यूज करी गई थी, तो काफी आसानी सवाल था। और एक फेवियन एंटरप्रेन्योर होता है, ये भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन फर्क ड्रोन और फेवियन एंटरप्रेन्योर में होता है कि ये होता है कि जो फेवियन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं जब उनका सर्वाइवल खतरे में हो, लेकिन ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स अब सर्वाइवल खतरे में होने के केस में भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मेथड्स के साथ ही चलते रहते हैं। Next question is, out of the following which are the correct forms of product life cycle। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की करेक्ट फॉर्म्स आपको यहाँ पर बतानी है। चार ऑप्शंस आपको दिए हुए थे, बेल शेप्ड पीएलसी, स्कैलोप्ड पीएलसी, साइकिल रिसाइकिल पीएलसी एंड ग्रोथ स्लम पीएलसी। तो इसका देखिए जो सही जवाब है ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग वो है हमारा ए बी सी ओनली। देखिए जो डी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ग्रोथ स्लम पीएलसी, ये भी पीएलसी का फॉर्म होता है, लेकिन इसके नाम में थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ है। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है ग्रोथ स्लम मेच्योरिटी पीएलसी। शायद इसीलिए डी ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर कंसीडर नहीं किया है और आपका राइट आंसर जो है वो ए बी सी ओनली हो जाएगा। देखिए ये पैटर्न्स होते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के और ये कंसेप्ट हमारा क्लास में कवर था। थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पर क्वेश्चन को बना दिया गया था, क्योंकि जो ग्रोथ स्लम मेच्योरिटी पैटर्न है इसको सिर्फ इन्होंने ग्रोथ स्लम पैटर्न जो है वो लिखा हुआ था, इसलिए बाकी तीन ऑप्शंस वहां पर आपको चूज करने थे और ये आपका राइट आंसर हो जाता। Next question is, in consumer markets, for a market segment to be an effective and viable target, the segment should be। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन कंज्यूमर मार्केट्स में एक मार्केट सेगमेंट को इफेक्टिव और वायबल टारगेट होने के लिए क्या क्या चीजें जो है वो उसमें होनी चाहिए, यानी कि आपसे एक इफेक्टिव क्राइटेरिया यहाँ पर पूछा जा रहा है मार्केट सेगमेंटेशन का। तो चार ऑप्शन आपके पास थे यहाँ पर, आइडेंटिफाइएबल, रीचेबल,
ट्रांसेंडिंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड साइजेबल। सो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते थे, ए बी डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है और यही हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर है, विच इज आइडेंटिफाइबल, रीचेबल एंड साइजेबल। तो देखिए इंटरनेशनल बाउंड्रीज का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है मार्केट सेगमेंटेशन में। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर ही नहीं रहे हो तो आपको इंटरनेशनल बाउंड्री से क्या लेना देना है, राइट। और आप नॉर्मली भी इन चार ऑप्शंस को पढ़े होंगे, तो सी आपको यहाँ पर ऑड वन आउट लगेगा बाकी ऑप्शंस के कंपैरिजन में, राइट। आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, आपको इंडिया में मार्केट सेगमेंटेशन करनी है, आप इंटरनेशनल बाउंड्रीज को वहां पर कंसीडर नहीं करोगे, राइट। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो ए बी डी ओनली यहां पर हो जाएगा और यही इसका राइट आंसर है। तो देखिए ये कंसेप्ट आपका क्लास में कवर था, रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव सेगमेंटेशन। अगर आपने मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ी होती तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे, सिंपल क्वेश्चन था। Next question is, when companies offer products in small packages or charge on a pay per use basis, then such strategies are part of। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कंपनी जब स्मॉल पैकेजेस में सेल करती हैं और पे पर यूज बेसिस के ऊपर वो चार्ज करते हैं तो कौन सी स्ट्रेटजीज को उस टाइम पर वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो चार ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए थे, रीजनलाइजेशन स्ट्रेटजीज, सेकंड इज स्ट्रेटजीज फॉर competing with global companies, strategies for internationalization and strategies for bottom of pyramid। तो हमारा राइट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर बॉटम ऑफ पिरामिड। तो देखिए इंटरनेशनलाइजेशन के लिए आप स्मॉल पैकेजेस में नहीं बेचोगे, अगेन ग्लोबल कंपनी से ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, बचे आपके दो ऑप्शन। तो यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हमारा जो है वो बॉटम ऑफ द पिरामिड होगा। क्यों होगा देखते हैं। देखिए ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था मार्केटिंग और इकोनॉमी के नॉलेज के बेस के ऊपर, तो आपको इसमें एक अच्छा नॉलेज चाहिए था मार्केटिंग और इकोनॉमी का, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। तो देखिए बॉटम ऑफ द पिरामिड इसका आंसर इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है कि आप स्मॉल पैकेजेस में सेल कर रहे हो, मेन कीवर्ड इज द स्मॉल पैकेजेस में सेल करना। सो बॉटम ऑफ द पिरामिड ये कंसेप्ट कहता है कि जो पॉपुलेशन होती है हमारी, उसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन आपको मिलेगी वो मिलेगी बॉटम ऑफ द पिरामिड। ये जो पिरामिड है इसके सबसे नीचे जो है वो आपको हाईएस्ट पॉपुलेशन मिलेगी और ये वो पॉपुलेशन होगी जिनकी इनकम कम होगी, यानी कि जो लो इनकम ग्रुप है वो आपको मिलेगा बॉटम ऑफ द पिरामिड। जैसे जैसे आप पिरामिड के ऊपर चलते जाएंगे पॉपुलेशन आपकी कम होती जाएगी। ये 4 बिलियन, 2 बिलियन एंड 0.5 बिलियन ये रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे पॉपुलेशन जो है वो कम होती जाएगी, उनकी इनकम जो है वो बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन कम होगी और इनकम बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे सो पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जाएगी और उनकी जो इनकम है वो घट जाएगी। सो जो नीचे आपको पॉपुलेशन मिलेगी ये ये वो पॉपुलेशन होती है जो लोअर इनकम ग्रुप वाली पॉपुलेशन होती है। तो इस पॉपुलेशन को अगर आपको प्रोडक्ट को सेल करना है तो आप स्मॉल पैकेजेस में सेल करते हो। जैसे आपने देखा होगा कि जो शैम्पूज हैं उनके जो स्मॉल पैकेट्स आते हैं वो रूरल एरियाज में ज्यादा सेल होते हैं, राइट, क्योंकि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन हमें कहाँ देखने को मिलती है, रूरल एरियाज में देखने को मिलती है। और यही हमारा बॉटम ऑफ द पिरामिड कंसेप्ट कहता है, इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा बॉटम ऑफ द पिरामिड स्ट्रेटेजीज। ठीक है। Next question is, arrange the following economic identities in a sequential evolution to understand consumer demand। So देखिए consumer demand को स्टडी करने के लिए हमारे पास इकोनॉमिक्स में वेरियस कंसेप्ट्स हैं, तो हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करना ये था कि उन्हें उनकी इवोल्यूशन के हिसाब से सीक्वेंस में लगाना था, राइट। हमें यहाँ पर दिया गया था लॉ ऑफ डिमांड, यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड इलास्टिसिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग। तो ये सभी कंसेप्ट आप जो हैं अगर आपने पढ़े होते तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए सबसे पहले आया था यूटिलिटी एनालिसिस, उसके बाद इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, देन लॉ ऑफ डिमांड, देन डिमांड इलास्टिसिटी एनालिसिस एंड देन डिमांड फोरकास्टिंग। सो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये था वैसे, लेकिन इसमें आप एलिमिनेशन का यूज करके और थोड़ा सा अगर आप माइंड का अपने यूज करते, कॉमन सेंस का यूज करते तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। सो देखिए सबसे पहले यूटिलिटी आया था, ये तो हम सबको पता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बी होगा। और जो डिमांड फोरकास्टिंग है ये हमारा मॉडर्न फिनोमिना है। मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिसेस में डिमांड को फोरकास्ट करने के ऊपर जो है वो ध्यान दिया जाता है। तो फर्स्ट बी और लास्ट ई अगर आप इतना भी फिगर आउट कर पाते सो बाकी ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जहां पर फर्स्ट पे बी है और एंड में ई है। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जा सकता था। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये, रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। जो भी इकोनॉमिक्स में हम कंसेप्ट पढ़ते हैं अगर इन कंसेप्ट्स को आपने अच्छे से पढ़ा होता तभी आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ इन सर्विस मार्केटिंग वाज गिवन बाय। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
कि मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ सर्विस मार्केटिंग में किसने दिया था। एक कंसेप्ट होता है सर्विस मार्केटिंग में मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ, तो इसे किसने दिया था? गैरी आर्मस्ट्रॉन्ग, जैन कार्लजॉन, परशुरामन जेठमल और रॉसर रीव्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैन कार्लजॉन ने इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को दिया था। और ये कंसेप्ट आपका टेस्ट सीरीज में कवर था, जहां पर आपको बताया गया था क्वेश्चन के फॉर्म में कि जॉन कार्लजॉन ने 1980s में मूवमेंट ऑफ ट्रूथ ये कंसेप्ट जो है वो सर्विस मार्केटिंग में दिया था। मूवमेंट ऑफ ट्रूथ होता क्या है? ये मूवमेंट ऑफ ट्रूथ जो है एक ऐसा मूवमेंट होता है जब एक पर्टिकुलर कस्टमर या एक यूजर एक ब्रांड या एक प्रोडक्ट या एक सर्विस के साथ इंटरेक्ट करता है टू चेंज एन इंप्रेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विस, राइट। एंड इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को दिया गया था जैन कार्लजॉन के द्वारा, और इसलिए यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्रेज बेस्ट completes the statement below। तो स्टेटमेंट को देखते हैं। वन ऑफ द की टास्क ऑफ ए मार्केटर इज टू डैश एंड टू क्रिएट अ परसेप्शन अमंग कंज्यूमर्स दैट द प्रोडक्ट इज वर्थ परचेजिंग। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा टास्क है मार्केटर का जिसके थ्रू एक मार्केटर इस तरह की परसेप्शन कंज्यूमर्स के माइंड में क्रिएट कर सकता है जिससे कंज्यूमर को लगे कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसके लिए खरीदना बेनिफिशियल होगा। तो चार ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे। डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दोज ऑफ कंपिटिटर्स, do market surveys, make products easily visible and available, and promote sales of products। तो देखिए इन चारों ऑप्शंस में सबसे अच्छा ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है? सबसे अच्छा ऑप्शन एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1, डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दोज ऑफ कंपिटिटर्स। आप कंज्यूमर्स की परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो बाकी जो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं मार्केट सर्वे करके आप नहीं कर सकते, प्रोडक्ट को विजिबल और अवेलेबल करवा के भी परसेप्शन इन्फ्लुएंस नहीं होगी, राइट। कुछ हद तक होगी लेकिन जितना डिफरेंशिएट करके होगी उतनी नहीं होगी, राइट। सेल्स एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स को प्रमोट करके उससे भी परसेप्शन जो है वो उस लेवल पर इन्फ्लुएंस नहीं होगी। सबसे ज्यादा एक कंज्यूमर की जो परसेप्शन है वो किससे इन्फ्लुएंस होगी? जब आप उसे बताओगे कि आपका प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से डिफरेंट है कंपटीटर के कंपैरिजन में। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दोज ऑफ कंपटीटर्स। देखिए ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, मार्केटिंग के कंसेप्ट से रिलेटेड, मार्केटिंग के नॉलेज के बेस्ड के ऊपर ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। और अगर आपने मार्केटिंग के लेक्चर्स को अच्छे से देखा है, मार्केटिंग को अच्छे से पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। क्योंकि बहुत कंसेप्ट्स में हम ये पढ़ते हैं कि एक मार्केटर को अगर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है और कंपिटिटिव एडवांटेज लेना है तो उसे कंपिटिटर से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके मार्केट में लाना पड़ेगा, ठीक है। Next question is the product hierarchy stretches from basic needs to particular items in some sequence. Identify the correct sequence or levels of product hierarchy. So देखिए product hierarchy मार्केटिंग में हमारा एक कंसेप्ट होता है जिसमें कुछ लेवल्स होते हैं जो बेसिक नीड से पर्टिकुलर आइटम तक स्ट्रेच होते हैं, तो इनको आपको यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना था। तो देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, DBCE A। सबसे पहले आएगा नीड फैमिली, देन प्रोडक्ट फैमिली, इसके बाद प्रोडक्ट क्लास, देन प्रोडक्ट लाइन, और आखिरी में हमारा आएगा प्रोडक्ट टाइप। और इसके बाद एक और इसका कंपोनेंट होता है दैट इज प्रोडक्ट आइटम, जो ऑप्शंस में नहीं दिया गया था। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा DBCE A। ये कंसेप्ट भी आपका क्लास में कवर था, प्रोडक्ट हायरार्की यहाँ पर आपको करवाई गई थी और यही आपसे एग्जाम में पूछा गया था। नीड फैमिली, प्रोडक्ट क्लास, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टाइप। आइटम ऑप्शंस में आपके मेंशन नहीं था, इसलिए आपको यहाँ तक इसको सीक्वेंस में लगाना था। Next question is which one of the following tasks is not expected to be performed in sales management। तो आपके पास यहाँ पर चार टास्क दिए गए थे, चार ऑप्शंस में आपको बताना था कि कौन सा ऐसा टास्क है जो सेल्स मैनेजमेंट में एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। डिजाइनिंग सेल्स टेरिटरीज, ये सेल्स मैनेजमेंट का बिल्कुल फंक्शन है। डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट्स, देखिए सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना ये सेल्स मैनेजमेंट का काम नहीं है, ये कंपनी की मैनेजमेंट का काम है। स्पेसिफिकली सेल्स मैनेजमेंट का काम नहीं है प्राइस को डिटरमाइन करना, इसलिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मुलेटिंग सेल्स पॉलिसीज एंड सिलेक्टिंग एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स फोर्स, ये हमारे सेल्स मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं, लेकिन सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना ये सेल्स मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं होता, इसलिए राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए ये कंसेप्ट टेस्ट सीरीज में यहाँ पर कवर्ड था कि सेल्स मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म, और यहीं से ये सवाल जो है वो पूछा गया था।
Next question is creativity is the process of generating a novel idea. The 5 steps of creative process in sequence are. So देखिए creativity एक process होती है जिसके थ्रू हम आइडिया को जनरेट करते हैं. So creative process एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम आइडिया जनरेट करते हैं. तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं. इन स्टेप्स को आपको यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना था. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का देखिए हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. सबसे पहले हम करते हैं प्रिपरेशन. प्रिपरेशन के बाद आएगा इंक्यूबेशन. इंक्यूबेशन के बाद इंसाइट, देन इवेल्युएशन एंड आखिरी में इलेबोरेशन. तो ये सीक्वेंस होती है हमारी क्रिएटिव प्रोसेस की. अगर आपको पता होती तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. देखिए थोड़ा सा एनालिटिकल ये क्वेश्चन था. आइडिया जनरेशन से डीप में जाके पूछा हुआ था कि एक क्रिएटिव प्रोसेस होती है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको आपको सीक्वेंस में लगाना था. तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था. अगर आपने क्रिएटिव प्रोसेस पढ़ी होती, उसके सीक्वेंस आपको पता होते, तभी आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर कर पाते. नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग टाइप का है. यहाँ पर हमारे पास ब्रांड के कुछ कंसेप्ट दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनका मीनिंग दिया हुआ है. आपको इनको यहाँ पर मैच करना था. तो सबसे पहले है देखिए ब्रांड इमेज. ब्रांड इमेज क्या होती है? ब्रांड इमेज का मतलब होता है इमेज ऑफ ए ब्रांड इन द कस्टमर्स माइंड मीटिंग द सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स. ब्रांड इमेज का मतलब होता है वो इमेज जो कंज्यूमर के माइंड में बनी होती है एक पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर के. ब्रांड फीलिंग, फीलिंग के साथ आप इमोशन को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते थे. Customers emotional response and reaction with respect to brand, and that is brand feeling. Next is brand position. ब्रांड पोजीशन को आप यहाँ पर मैच कर सकते थे ऑप्शन नंबर 4 के साथ. डेलिबरेट अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ मार्केटर ऑफ द ब्रांड टू क्रिएट अ यूनिक पोजीशन इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर्स. राइट. ब्रांड पोजीशन क्या हो गई? डेलिबरेट अटेम्प्ट मार्केटर का टू क्रिएट अ स्पेसिफिक पोजीशन, टू क्रिएट अ यूनिक पोजीशन इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर. एंड ब्रांड सेलियंस का मतलब होता है हाउ कंज्यूमर्स थिंक ऑफ द ब्रांड अंडर वेरियस परचेज सिचुएशंस. वेरियस परचेज सिचुएशन में ब्रांड के बारे में किस तरह से कंज्यूमर सोचता है, इसको हम कहते हैं ब्रांड सेलियंस. राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. दैट इज ए के साथ 2, बी के साथ 1, सी के साथ 4 एंड डी के साथ 3. देखिए ब्रांड मैनेजमेंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो है ये क्लास में कवर थी, तो ये क्वेश्चन जो है वो करने लायक था. अगर आपने ब्रांड मैनेजमेंट पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता. सिंपल क्वेश्चन था ये ब्रांड मैनेजमेंट से रिलेटेड. Next question is to gain sustainable competitive advantage in low cost manufacturing, Indian businesses are expected to. So यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इंडियन बिजनेसेस को सस्टेनेबल competitive advantage अगर गेन करना है इन लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पर वो कैसे कर सकते हैं. लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? जहां पर कंपनीज का जो फोकस रहता है वो अपने कॉस्ट को कम करके अपने प्रॉफिट को इंप्रूव करने के ऊपर रहता है. तो 4 ऑप्शंस आपके यहाँ पर दिए हुए थे. reduce production cost, sacrifice profit, advertise more, support MSMEs to strengthen the supply chain, adopt product differentiation and focus more on innovations, and bridge trust deficit and gain support from public, workers and policy makers. तो थोड़ा सा MSME के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया यहाँ पर गया है. राइट. तो राइट आंसर इसका हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी सी डी ओनली. तो देखिए अगर आपको कंपिटेटिव एडवांटेज गेन करना है लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में, सो आप वो प्रॉफिट सेक्रीफाइस करके तो नहीं कर सकते. तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका एलिमिनेट हो जाता. बाकी तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं बिजनेसेस को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाता बी सी डी ओनली. देखिए एक जनरल क्वेश्चन था ये, तो अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ते, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ते, तो कॉमन सेंस से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व आपका हो जाता. Next question is out of the following the examples of radical innovations are. So radical innovations के examples आपसे पूछे गए हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर radical innovation का meaning clear होना चाहिए था. radical innovation का meaning होता है जहां पर नई इंडस्ट्रीज को हम यहाँ पर लेकर के आते हैं, कुछ ऐसा करते हैं बिजनेसेस में कि नई इंडस्ट्रीज वहां पर तैयार हो जाती हैं. राइट. तो पर्सनल कंप्यूटर का इसका एग्जांपल है. जी हाँ बिल्कुल, पर्सनल कंप्यूटर एक रेडिकल इनोवेशन का एग्जांपल है. फ्रोजन योगर्ट ये रेडिकल इनोवेशन का एग्जांपल नहीं है, बहुत लंबे टाइम से देखिए चला आ रहा है. राइट. और कोई नई इंडस्ट्री यहाँ से क्रिएट नहीं होगी. डिस्पोजेबल डाइपर्स, यस दिस इज आल्सो रेडिकल इनोवेशन. ओवरनाइट मेल डिलीवरी, दिस इज आल्सो रेडिकल इनोवेशन. माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, दिस इज नॉट ए रेडिकल इनोवेशन. सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर होगा ए सी डी ओनली, विच इज ऑप्शन नंबर 2. ये कंसेप्ट क्लास में कवर था. टाइप्स ऑफ इनोवेशंस आपको पढ़ाई गई थी. रेडिकल इनोवेशन का मीनिंग यहाँ पर आपको बताया गया था दैट इट गिव्स बर्थ टू न्यू इंडस्ट्रीज. तो ये मीनिंग अगर आपको क्लियर था तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे.
Next question is, what is the role of advertisements and selling costs in perfectly competitive market? So perfectly competitive markets में जो आप एडवर्टाइजमेंट्स करते हो, जो सेलिंग कॉस्ट आपकी होती हैं, उनका क्या रोल होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं, enlarging market size, influencing buying behavior, informative to intimate product service availability, and next is very essential for survival of the firm, right? So perfectly competitive market जो होता है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वहां पर होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट? जब सभी के एक जैसे प्रोडक्ट्स हैं और ऐसे केस में आपको अपने प्रॉफिट को इंक्रीज अगर करना है तो आप कैसे करोगे? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करके, यानी कि अपने मार्केट को इंक्रीज करके। तो एडवर्टाइजिंग का जो मेन रोल है परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट में वो हो जाएगा एनलार्जिंग मार्केट साइज। तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन को कवर किया गया था क्लास में। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता है परफेक्ट कंपटीशन की तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। Next question is, at the business level, organizations need to position their business as being low cost leaders or differentiated. The position when cost leadership is high in terms of lower prices, lower cost and differentiation is low is called। So आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या तो वो लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी अपनाती हैं या तो वो डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजीज अपनाती हैं। तो ऐसा सिनेरियो जहां पर आपके प्राइसेस भी लो है, आपकी कॉस्ट लीडरशिप हाई है, प्राइसेस आपने लो रखे हुए हैं लेकिन डिफरेंशिएशन भी लो है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? सो राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा फोकस्ड कॉस्ट लीडर्स। तो फोकस्ड कॉस्ट लीडर्स ऐसा सिनेरियो होता है जब आपकी डिफरेंशिएशन भी नहीं है और आपने जो कॉस्ट है वो भी लो रखी हुई है, तो इसको हम बोल देते हैं फोकस्ड कॉस्ट लीडर्स। ये कंसेप्ट आपका क्लास में कवर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोकस स्ट्रेटजी लो कॉस्ट कब होगी? जब आपकी डिफरेंशिएशन भी यहाँ पर नैरो है, आपका जो मार्केट है वो नैरो है, डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा आपकी नहीं है और आपकी जो कॉस्ट लीडरशिप है वो भी यहाँ पर हाई है। तो कॉस्ट लीडरशिप हाई है और आपका जो डिफरेंशिएशन है वो भी लो है, तो उस केस में आपकी जो स्ट्रेटजी है वो हो जाएगी फोकस्ड स्ट्रेटजी एंड दैट इज लो कॉस्ट। Next question is, sequence the innovation adoption process that consists of 5 stages which potential consumers pass through while attempting to arrive at a decision to try or not to try an innovative product। So देखिए innovation adoption जो process होती है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफी आसान क्वेश्चन है। 5 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दी गई थी। राइट सीक्वेंस हमारी यहाँ पर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4 एंड दैट इज EDBAC। ई क्या हो जाएगी? कंज्यूमर गेट्स अवेयर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द इनोवेशन। तो फर्स्ट स्टेज हमारी यहाँ पर अवेयरनेस ही होती है, तो सबसे पहले हमारा ई आ जाएगा। उसके बाद आएगा कंज्यूमर बिकम्स इंटरेस्टेड इन द इनोवेटिव प्रोडक्ट। कंज्यूमर इंटरेस्ट लेगा प्रोडक्ट में। इंटरेस्ट लेने के बाद कंज्यूमर यहाँ पर मेंटल ट्रायल लेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, इस पर्टिकुलर इनोवेशन का। मेंटल ट्रायल लेने के बाद वो रियल में ट्राई करेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एंड देन कंज्यूमर डिसाइड टू यूज द इनोवेशन रिपीटेडली, यानी कि वो अडॉप्ट कर लेगा एक पर्टिकुलर इनोवेशन को। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा EDVAC, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ये कंसेप्ट भी आपका क्लास में कवर था। 5 स्टेजेस होती हैं हमारी कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस की, यहीं से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द रिटेल इंडस्ट्री अ कैटेगरी किलर इज रेफर टू एज। तो कैटेगरी किलर कौन होता है? अ मल्टी कैटेगरी लार्ज डिस्काउंट स्टोर दैट इज फेमस फॉर इट्स वाइड सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, a specialty store wedded to discounting and domination of a product category. Next is a store in a residential area and offers all household goods and fresh groceries. And D is a unique 24/7 store located on major highways and almost located in fuel stations. So देखिए कैटेगरी किलर है, आपको यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जो स्पेशलाइज होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये मेंशन्ड है कि एक पर्टिकुलर स्टोर जो अपनी कैटेगरी में स्पेशलाइज्ड है? ऑप्शन नंबर 2, स्पेशलिटी स्टोर बैडेड टू डिस्काउंटिंग एंड डोमिनेशन ऑफ ए प्रोडक्ट कैटेगरी। सो एक कैटेगरी में जिसकी डोमिनेशन है उसको हम कैटेगरी किलर बोल देते हैं। तो नाम से ही आपको यहाँ पर मैच करना था ऑप्शन नंबर बी को, और ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए ये कंसेप्ट जो है आपका क्लास में कवर था, स्पेशलिटी स्टोर यहाँ पर कवर था और यही आपको यहाँ पर ऑप्शन में मार्क करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटरप्रेन्योर के टाइप्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। सो थोड़ा सा ट्रिकी ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए, क्योंकि जनरली ये टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हम जनरली नहीं पढ़ते हैं बुक्स में, ये टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स नहीं दिए गए होते हैं। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस का यूज इस क्वेश्चन में करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। अगर आप कॉमन सेंस यहाँ पर लगा सकते हो तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान ये हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते थे। देखिए बाकी आप छोड़िए, सबसे पहले आप फोकस करिए स्टार के ऊपर। तो ऐसा एंटरप्रेन्योर जो स्टार
स्टार होगा, स्टार का मतलब जो काफी अच्छा काम कर रहा होगा। तो स्टार के साथ क्या मैच हो जाता? एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जिसके पास एबिलिटी भी है काम करने की और बिल भी है। तो स्टार के साथ आप 3 को मैच कर सकते थे, बाकियों के साथ ये मैच नहीं होता। स्टार के साथ कॉमन सेंस लगा करके 3 आपका मैच हो रहा है बी से, एबिलिटी टू डू एंड बिल टू डू, राइट। सो बी के साथ अगर आप 3 मैच करोगे, ऑप्शन नंबर 1 गया, ऑप्शन नंबर 2 गया, राइट। अब देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है डेड वुड, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो डेड टाइप का है। तो ये ऐसा पर्सन होगा जिसके पास ना एबिलिटी होगी और ना ही विल होगी। तो सी के साथ आप क्या मैच कर देंगे? 2 मैच कर देंगे। तो सी के साथ जब आपने 2 मैच किया तो आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ गया, विच इज द ऑप्शन नंबर 4, राइट। बी के साथ 3 एंड सी के साथ 2, ए के साथ 4 एंड डी के साथ 1, फिर अपने आप मैच हो जाएगा और राइट आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कई बार ऑप्शंस में, एग्जाम्स में आप कॉमन सेंस लगा करके भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने पढ़ा भी ना हो तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर हो जाता अगर आप कॉमन सेंस का यूज यहाँ पर करते। थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जनरली इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कॉमन सेंस का यूज करके क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो सकता था। Next question is technical feasibility analysis will include which of the following? So technical feasibility analysis में क्या आएगा? आपको दिया गया है crucial technical specifications with respect to design and product safety. B is engineering requirements. C is product development. D is product testing and E is plant location. So देखिए ये सारी चीजें ही हमारी technical feasibility analysis में आती हैं, तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, A, B, C, D and E। तो सिंपली क्वेश्चन था ये, और आपका क्लास में भी यहाँ पर कवर था। टेक्निकल एनालिसिस में, टेक्निकल फिजिबिलिटी में आपको ये पढ़ाया गया था, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सॉल्व यहाँ पर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द मोस्ट कॉमन एरर्स कमिटेड बाय एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा कौन से मोस्ट कॉमन एरर यहाँ पर कमिट किए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना था। काफी जनरल सी देखिए स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं। टू एंटीसिपेट रोड ब्लॉक्स, तो रोड ब्लॉक्स को एंटीसिपेट करना ये कोई एरर नहीं होता है। नो कमिटमेंट और डेडिकेशन, यस दिस इज एन एरर। प्रपोजिंग मार्केट नीश और सेगमेंट, देखिए ये कोई एरर नहीं है, ये तो एंटरप्रेन्योर का काम है कि एक मार्केट नीश से सेगमेंट को प्रपोज करना। नेक्स्ट इज लैक ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, यस ये मिस्टेक होती है। नो रियलिस्टिक गोल, आपने कोई गोल नहीं रखे हुए हैं, कोई रियलिस्टिक गोल नहीं रखे हुए हैं, आपने अनरियलिस्टिक गोल रखे हुए हैं, तो वो मिस्टेक होती है। तो रियलिस्टिक गोल ना रखना, ये मिस्टेक एंटरप्रेन्योर जो है वो कमिट करते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, डी एंड ई, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो काफी जनरल क्वेश्चन था ये एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड, इस जनरल सी स्टेटमेंट्स दी हुई थी, आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। देखिए नेक्स्ट इज केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स वाई जेड कंपनी इज इन बिजनेस ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट फोकसिंग ऑन आइटम्स लाइक आटा, बेसन, मैदा एक्सेट्रा। तो एक एफएमसीजी कंपनी है जो आटा, बेसन, मैदा यहाँ पर बना रही है। दे आर प्रेजेंटली ऑपरेटिंग आउटसाइड दिल्ली, प्रेजेंटली वो दिल्ली के बाहर ऑपरेट कर रहे हैं इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। लुकिंग एट द डिमांड इन दिल्ली, दे वांट टू मार्केट दे प्रोडक्ट इन दिल्ली। सो दिल्ली में डिमांड को देखते हुए वो दिल्ली को में भी अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, और वो एंटायर दिल्ली को यहाँ पर कवर करना चाह रहे हैं। After going through various market reports and market surveys, they found that competition is very high in Delhi. So competition उन्हें यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है. They want to focus on the quality of their products and still want to fight the competition. तो कंपनी क्या चाहती है कि वो क्वालिटी के ऊपर भी फोकस करे और कंपटीशन को भी यहाँ पर बीट करे. They want to create a marketing strategy for their business at the time of entering the Delhi market. So उन्हें एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनानी है at the time of entering the Delhi market. For doing so, they have appointed you as a marketing manager in charge Delhi to design a marketing strategy for them. So आपको एज ए मार्केटिंग मैनेजर यहाँ पर अपॉइंट करा गया है, आपको यहाँ पर कंपनी को बताना है कि किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो उन्हें अडॉप्ट करनी चाहिए, और इन्हीं इस पर्टिकुलर पैसेज के बेस के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एज द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ एक्स बाई जेड कंपनी व्हाट टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजी वुड यू रिकमेंड। सो एज ए मार्केटिंग मैनेजर कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी आप यहाँ पर रिकमेंड करेंगे? कैप्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी, कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग, इमेज प्राइसिंग, या फिर लॉस लीडर स्ट्रेटजी। तो देखिए सही स्ट्रेटजी हमारी यहाँ पर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1, एंड दैट इज कैप्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी। सो कैप्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को कंपनी यूज करती है परशेबल प्रोडक्ट्स के केस में, और यही पैसेज में बताया गया है कि आटा, बेसन, इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो कंपनी बना रही है। तो जब इस तरह के प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए आपको नए मार्केट में एंटर करना है, आप कैप्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हो।
देखिए ये पर्टिकुलर कंसेप्ट जो है ये टेस्ट सीरीज में कवर था। कैप्टिव प्राइसिंग का कंपनीज यूज करती हैं इन केस ऑफ परशेबल प्रोडक्ट्स। अटैचमेंट्स और परशेबल प्रोडक्ट्स ही मेंशन्ड जो है वो करे गए हैं इस पर्टिकुलर पैसेज में। तो राइट आंसर विल बी कैप्टिव प्राइसिंग। Next question is, once the market for FMCG products like atta, besan, maida, etc. has been segmented, what targeting approach will you advocate? So जब आपने segment कर लिया अपने market को अपने FMCG products के लिए, आप कौन सी targeting approach यहाँ पर follow करोगे? ऑप्शन आपको दिया गया है market specialization, product specialization, selective specialization या फिर single segment concentration. तो देखिए इस particular question का हमारा right answer हो जाएगा market specialization, क्योंकि यहाँ पर कंपनी जो है वो एक कंपनी यहाँ पर दिल्ली में एंटर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप मार्केट स्पेशलाइजेशन करोगे क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या हैं, देखिए एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं। तो एक पर्टिकुलर मार्केट में आप इन्हें सेल करना चाह रहे हो, दिल्ली में सेल करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप मार्केट स्पेशलाइजेशन यहाँ पर करोगे। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास आटा है, बेसन है, मैदा है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, सो आप इसको यहाँ पर हटा सकते हैं, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं होगी। सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन भी आपकी यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन में हम कुछ प्रोडक्ट्स को कुछ मार्केट्स में कहीं ना कहीं रखते हैं, तो सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन भी नहीं यहाँ पर हमारी होगी, राइट, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर मार्केट में जा रहे हैं दिल्ली में। एंड सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन, तो देखिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट को यहाँ पर आटा बेसन मैदा नहीं चाहिए होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर जो राइट स्ट्रेटेजी होगी वो होगी मार्केट स्पेशलाइजेशन। एक पर्टिकुलर मार्केट में आप इन सभी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर सकते हैं। तो देखिए ये कंसेप्ट भी यहाँ पर क्लास में कवर था। अगर आपको मार्केट स्पेशलाइजेशन का यहाँ पर मीनिंग पता था तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका सॉल्व हो जाता। क्योंकि ये क्वेश्चन केस स्टडी टाइप का है तो थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच आपको यहाँ पर रखनी पड़ती। Next question is, for distribution of FMCG product like आटा, बेसन, मैदा etc. What type of distribution strategy will you recommend? So, कौन सी distribution strategy आप यहाँ पर recommend करेंगे? Options हैं dual level of distribution, exclusive distribution, intensive distribution and selective distribution. So देखिए क्योंकि हमारा आटा, बेसन, मैदा ये convenience goods है और convenience goods के लिए जो strategy हम follow करते हैं that is intensive distribution. Right answer will be option number 3. देखिए इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन ये कंसेप्ट आपका क्लास में कवर्ड है, तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व यहाँ पर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बट बेसिस कैन बी यूज्ड फॉर सेगमेंटिंग द मार्केट फॉर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स लाइक आटा, बेसन, मैदा एक्सेट्रा। सो आटा, बेसन, मैदा के लिए सेगमेंट मार्केट को सेगमेंट करने के लिए क्या बेसिस आप यहाँ पर फॉलो करेंगे? बिहेवियरल सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन या फिर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो देखिए इस तरह के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए यहाँ पर साइकोलॉजी का रोल नहीं आएगा, जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन भी नहीं होगी क्योंकि हर जियोग्राफिकल एरिया में आप इन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, डेमोग्राफिक वे सेगमेंटेशन भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर एज, इनकम एक्सेट्रा इनका कोई रोल नहीं है। लेकिन बिहेवियरल सेगमेंटेशन आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जैसे कि आटा, बेसन, मैदा इसके लिए यूज कर सकते हो। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए बिहेवियरल सेगमेंटेशन क्यों होगा, जैसे कि यूजेस के बेस के ऊपर आप आटा, बेसन, मैदा इनको बेच सकते हैं, बेनिफिट्स आउट, ओकेजन, इन सभी चीजों के अकॉर्डिंग जो है वो आटा, बेसन, मैदा का यूज कहीं ना कहीं होता है, ओकेजनली भी यूज होता है, बेनिफिट्स आउट के अकॉर्डिंग भी आप इन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, यूजेस के अकॉर्डिंग भी ये प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं, इसलिए बिहेवियरल सेगमेंटेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा और ये कंसेप्ट आपका यहाँ पर क्लास में कवर्ड था। Next question is, as a manufacturer of FMCG range of products such as atta, suji, maida, besan, etc., what type of trade promotion will you recommend for dealer डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ योर प्रोडक्ट? सो कौन सी ट्रेड प्रमोशन टेक्निक आप यहाँ पर यूज करोगे, ये आपसे पूछा गया है फॉर द एफएमसीजी प्रोडक्ट्स फॉर द डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ योर प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, बंडल प्राइसिंग, फ्री सैंपल्स, ऑन पैक कूपन्स या फिर ट्रेड डिस्काउंट। तो देखिए बंडल प्राइसिंग, फ्री सैंपल, ऑन पैक कूपन्स ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के लिए पॉसिबल नहीं है, तो ओनली ऑप्शन हियर इज ट्रेड डिस्काउंट। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए रियल लाइफ एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन था ये सेल्स प्रमोशन के ऊपर। अगर आपने सेल्स प्रमोशन की जो टेक्निक्स हैं वो पढ़ी थी तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता, और सेल्स प्रमोशन जो टेक्निक्स हैं वो सारी आपकी यहाँ पर क्लास में कवर्ड थी। Next question is, once a company has appointed dealers, the main elements of dealer motivation then are. So dealer motivation के कौन कौन से elements होते हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए थे, टेरिटरी ऑफ ऑपरेशन, ट्रेड डिस्काउंट, स्पेशल इंसेंटिव्स एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो देखिए इन चारों में से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर डीलर को मोटिवेट करेंगे? तो देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी सी डी ओनली, एंड दैट इज द ऑप्शन नंबर 4। देखिए
टेरिटरी ऑफ ऑपरेशन ये कोई मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है। एक डीलर टेरिटरी ऑफ ऑपरेशन से मोटिवेटेड फील नहीं करेगा, राइट। कुछ हद तक हो भी सकता है कि उसे अपनी मनपसंद टेरिटरी मिल जाए ऑपरेट करने की, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन हैं ये तो हमारे 100% होंगे, और क्योंकि चारों को लगाने का ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हमारे यहाँ पर बी सी डी ओनली हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट, स्पेशल इंसेंटिव्स एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये तीनों ही एक डीलर के मोटिवेशन के एलिमेंट होते हैं। टेरिटरी ऑफ ऑपरेशन इसमें नहीं होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। चैनल मेंबर मोटिवेशन से रिलेटेड जनरल क्वेश्चन था ये, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, आप इसको आसानी से एग्जाम में कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोटेबल मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर। सो एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड कौन कौन से मिथ्स हमें देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। 5 स्टेटमेंट्स आपके पास यहाँ पर दी हुई हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर एकेडमिक्स एंड सोशल मिसफिट, हाँ जी, ये हमारी यहाँ पर मिसकंसेप्शन होती है। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट फिट इनटू एन आइडियल प्रोफाइल, ये भी एक मिसकंसेप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योर्स आर डूअर्स एंड थिंकर्स, ये हमारी मिसकंसेप्शन नहीं है। ऑल एंटरप्रेन्योर्स नीड इज मनी, ये भी हमारी एक मिसकंसेप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप की। एंड एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट बॉर्न बट मेड, ये मिसकंसेप्शन नहीं है। तो मिसकंसेप्शन कौन कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी। सो ए बी डी कहाँ है हमारा? ऑप्शन नंबर 1। सो ए बी एंड डी विल बी राइट आंसर। तो ये कंसेप्ट आपका क्लास में कवर था, मिसकंसेप्शन आपको करवाई गई थी एंटरप्रेन्योरशिप की, तो इस कंसेप्ट के बेस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। 4 कंसेप्ट हमें यहाँ पर दिए गए हैं। स्नॉब इफेक्ट, स्मॉल वर्ड मॉडल, स्टैकलबर्ग मॉडल एंड सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो स्नॉब इफेक्ट क्या होता है? स्नॉब इफेक्ट होता है जब आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो खुद को डिफरेंट और एक्सक्लूसिव दिखाने के लिए कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज की डिमांड करते हैं, और यही है यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है। व्हेन सम पीपल डिमांड ए स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ ए कम्युनिटी एज मोर पीपल कंज्यूम इट, कि जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज्यादा क्वांटिटी को लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो उस टाइम पर जो कंज्यूमर्स हैं वो स्मॉलर क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं ताकि वो डिफरेंट लगे और एक्सक्लूसिव लगे। नेक्स्ट इज स्मॉल वर्ल्ड मॉडल। स्मॉल वर्ल्ड मॉडल के साथ हमने मैच किया ऑप्शन नंबर 4 को। ये एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि एक जो कॉर्पोरेट जॉइंट होता है उसे आप एज ए स्मॉल फर्म ऑपरेट कर सकते हो बाय लिंकिंग वेल कनेक्टेड इंडिविजुअल्स फ्रॉम ईच लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू वन अनदर। तो इंडिविजुअल्स को एक दूसरे के साथ लिंक करके एक कॉर्पोरेट जॉइंट को आप ऑपरेट कर सकते हो एज ए स्मॉल फर्म। स्टैकलबर्ग मॉडल, तो स्टैकलबर्ग मॉडल कहता है कि जो मार्केट लीडर है वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है वो लेता है किसी भी मार्केट में। एक पर्टिकुलर स्टेप एक मार्केट लीडर लेगा और जितने भी बाकी प्लेयर्स होंगे मार्केट में वो उसे फॉलो करेंगे, और यही हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जो मार्केट लीडर है वो फर्स्ट मूव जो है वो लेता है मार्केट में, और 2/3 ऑफ द मार्केट को वो कैप्चर कर लेता है, और बाकी जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो उसे उसमें फॉलो करते हैं, राइट। तो सी के साथ हम मैच करेंगे 1 को, और डी के साथ हमारा मैच हो जाएगा 3। सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल जो है ये कहता है कि जो ओलिगोपोलिस्टिक फॉर्म है उसका फोकस किसके ऊपर है? सेल्स को मैक्सिमाइज करने के ऊपर, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं ताकि वो अपने स्टॉक होल्डर्स को सेटिस्फाई कर सकें, और यही हमारे थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर मेंशन करा गया है। और मैक्सिमाइज सेल्स के साथ सेल्स मैक्सिमाइजेशन को आप यहाँ पर आसानी से मैच कर सकते थे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये कंसेप्ट हमारा टेस्ट सीरीज में कवर था, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे अगर इन पर्टिकुलर कंसेप्ट्स का आपको पता होता। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता। Next question is the essential conditions for price discrimination practice to succeed in different markets are। So अगर आपको price discrimination करनी है और market में succeed होना है तो कौन कौन सी essential conditions उसके लिए यहाँ पर होनी चाहिए। तो 5 statements आपको दी गई थी। इस particular question का देखिए most appropriate answer हमारा यहाँ पर होगा BDE only। So BDE only क्यों होगा? क्योंकि देखिए firm must have कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर आपका प्राइस के ऊपर कंट्रोल है तभी आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी जो है अगर डिफर करेगी डिफरेंट मार्केट्स में, उस केस में भी आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। मार्केट्स फॉर प्रोडक्ट्स मस्ट बी सेपरेबल। सो अगर आपकी जो मार्केट्स हैं उन्हें आप सेपरेट कर पाओगे तभी आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कर पाओगे। सो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी डी ई है। सी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, 100% करेक्ट नहीं है। बी डी ई हमारे 100% करेक्ट होंगे, और ए के केस में तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि जहां पर फर्म्स की इंटर डिपेंडेंस होती है वहां पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी डी ई ओनली। तो ये कंसेप्ट क्लास में कवर था, कंडीशंस आपको पढ़ाई गई थी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे अगर आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट पता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं असर्शन रीजन की फॉर्म में। असर्शन कह रही है एन ओलिगोपोलिस्ट फर्म कैन नॉट डिसाइड द प्राइस इट विशेस टू चार्ज एज वेल एज द क्वांटिटी इट विशेस टू सेल बोथ एट द सेम टाइम। सो बिल्कुल सही बात है, एक ओलिगोपोलिस्ट फर्म जो होती है वो प्राइस और क्वांटिटी अपने डिजायर्ड जो भी वो करना चाहते हैं, डिजायर्ड प्राइस और डिजायर्ड क्वांटिटी पे सेल करना चाहते हैं, वो सेम टाइम पर वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो इसका रीजन हमें यहाँ पर दिया हुआ था कि एन ओलिगोपोलिस्ट फर्म्स टेक्स इनटू कंसिडरेशन competitors action and counter actions because of a strong interdependence among the competitive firms। तो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होता है कि जो भी फर्म्स होती हैं उनकी इंटरडिपेंडेंस रहती है, एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, इसलिए वो अपने डिजायर के अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज नहीं कर सकते और अपने डिजायर के अकॉर्डिंग वो क्वांटिटी सेल नहीं कर पाते हैं, उन्हें दूसरे फर्म्स के एक्शंस भी देखने पड़ते हैं। इसलिए हमारी ये दोनों ही असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगी एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, both A and R are correct and R is the correct explanation of A। देखिए ये कंसेप्ट भी आपका क्लास में कवर था। अगर आपको सिंपल सी डेफिनेशन भी ओलिगोपोली की पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ए कमोडिटी लीड्स टू। तो जब भी आप प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे करोगे तो उस केस में होगा क्या? तो देखिए इस केस में आपकी जो कमोडिटी है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी और ब्लैक मार्केटिंग जो है वो प्रमोट होगी। सो बी डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये कंसेप्ट भी क्लास में भी कवर था और टेस्ट सीरीज में भी कवर था। अगर आपको प्राइस सीलिंग ये कंसेप्ट पता है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स बेटर एक्सप्लेन्स इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमिक इकोसिस्टम। सो एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम में कौन सा ऐसा मेजर है जो बेस्ट तरीके से इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन करता है? तो देखिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, काफी डीप जाके इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। राइट आंसर इसका हमारा होगा रेट ऑफ चेंज इन जीएनपी डिफ्लेटर। तो रेट ऑफ चेंज जो होता है जीएनपी डिफ्लेटर में वो बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करता है एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को। काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये इन्फ्लेशन के ऊपर, काफी डीप जाकर जो है वो पूछा गया था। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अगर आपने काफी डीप जाके पढ़ा होता तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। Next question is the best level of output for a perfectly competitive firm in short run is a point where price is equal to marginal revenue and is equal to marginal cost। So एक perfectly competitive firm के लिए जो best level of output होता है short run में वो होता है जहां पर price marginal revenue के equal होता है and marginal revenue equal होता है marginal cost के। लेकिन कौन सी condition यहाँ पर satisfy होनी चाहिए? तो यहाँ पर first option वाली जो हमारी condition है ये satisfy होनी चाहिए, price is equal to average variable cost। उस केस में best level of output perfectly competitive firm का रहता है short run में जब price is equal to marginal revenue and that is equal to marginal cost। तो जो क्वेश्चन है हमारा ये क्लास में कवर था, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे अगर आपको रेवेन्यू का कंसेप्ट पता है। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे यूजीसी नेट मैनेजमेंट 2021 में उनको डिस्कस किया। आई होप आपको इस सेशन काफी पसंद आया होगा। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो इस पर्टिकुलर कोर्स से आप इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। So I hope you enjoyed this lecture. Thanks for joining. Wish you all the very best.